ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री किया था। इन टुडेज लेक्चर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन डिग्री 1 से ज़्यादा, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो सॉल्व की थी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फर्स्ट ऑर्डर की थी और फर्स्ट डिग्री की थी। आज के लेक्चर में जो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो है फर्स्ट ऑर्डर की है, बट उनकी डिग्री हायर है, हायर डिग्री, डिग्री 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री 1 से डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी कि उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो dy बाई डी एक्स होगा। यही मतलब हुआ ना इसका, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन में प्रेजेंट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी dy बाय dx, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप कैसे डिफाइन करते हो, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो कहलाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होगा वो dy बाय dx होगा। अभी तक हमने जितनी इक्वेशंस की थी उसमें dy बाय dx की पावर भी 1 की थी, लेकिन अब हम हायर पावर करेंगे। मतलब जो dy बाय dx है, इट विल अकर इन हायर डिग्री, 1 नहीं, 1 से ज्यादा, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन, 1 से ज्यादा। ठीक है, अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। उससे पहले एक जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्या करते हैं हम, डिनोट dy बाय dx एज p, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको हम p से डिनोट कर देंगे। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी उसमें dy बाय dx को हम p से डिनोट कर देंगे। जब आप इसको, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बताओगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, which contains dependent variable, independent variable, and derivative of dependent variable with respect to independent variable। वही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब अगर मैं एक जनरल सी फॉर्म लिखना चाहूं तो वो इक्वेशन जिसमें x भी हो, जिसमें y भी हो और जिसमें dy बाय dx भी हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और उसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, जिस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी अभी हमने लिखा कि हम इस तरह की इक्वेशंस में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका ऑर्डर तो 1 है, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन डिग्री ज्यादा ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं मैम, ऐसा तो है ही नहीं, सबको आ रही आवाज। नेटवर्क की क्लियर है आपकी आवाज, उस साइड नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा सा। चलो मैं थोड़ा सा और आराम से बोलने की कोशिश करती हूँ। बाकी वैसे ये नेटवर्क इशू की वजह से अगर ब्रेक हो रही है तो हमने क्या करना है, जो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है बट डिग्री 1 से ज़्यादा है, उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें dy बाय dx को p से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब इन जनरल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिखते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ x y dy बाय dx इज इक्वल टू 0।
dy बाय dx को हमने क्या लिखा है, p, तो मतलब इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखना है, यानी कि एक इक्वेशन जिसमें x है, y है और p है। अब हमारे पास अलग अलग केसेस आते हैं इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारे पास पहला केस क्या है, केस 1, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर p। केस 2, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। तीसरा केस, सारे करेंगे हम ये बारी बारी से, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर x। एंड केस नंबर 4, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं क्लॉरेट्स इक्वेशन, CLAI, क्लॉरेट्स इक्वेशन। हमें ये 4 केसेस पढ़ने हैं। किस केस में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। हम स्टार्ट करेंगे पहले केस से। द वेरी फर्स्ट केस इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। क्या करना है, देखो प्रीवियस पेज पे जा रही हूं, ये तो हमने हर एक में करना है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें dy बाय dx को किससे डिनोट करना है, कैपिटल P से। इतना करने के बाद फिर इन केसेस में हमारे पास इक्वेशन डिवाइड हो जाती है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी केस से सॉल्व कर लो, जिस तरह से आपको इक्वेशन को रीअरेंज करके इजी मिल रहा हो ना, आपको लगे कि इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो सकती है, आप उसके लिए कर सकते हो, कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला हम कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर p। इसके अंदर एक्चुअली हमको करना क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p में देखो हम बात कर रहे हैं हायर डिग्री की। सब हम एक जनरल सी इक्वेशन लिखते हैं nth डिग्री की। nth डिग्री का मतलब क्या है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx की पावर क्या होगी, dy बाय dx की पावर क्या होगी, n होगी, है ना। और हमने dy बाय dx को किससे डिनोट किया है, p से। यानी कि nth डिग्री इक्वेशन मिल जाएगी किसमें, p में। ये मान सकते हैं, we will get nth डिग्री इक्वेशन इन p raised to the power n प्लस, जब मैं nth डिग्री की बात कर रही हूँ ना, तो अब अगले स्टेप पे मैं 1 डिग्री कम कर देती हूँ, उससे अगले स्टेप पे 1 डिग्री और कम कर दी, उससे अगले स्टेप पे 1 डिग्री और कम कर दी, एंड सो ऑन, लास्ट में कांस्टेंट, मतलब dy बाय dx की टर्म नहीं, नॉट कांस्टेंट, x और y का फंक्शन हो सकता है, बट इसके अंदर dy बाय dx नहीं होगा। यहाँ dy बाय dx की पावर कितनी है, n, यहाँ कितनी है n-1, यहाँ कितनी है n-2, यहाँ कितनी है n-3, एंड सो ऑन अप टू pn इज इक्वल टू 0। और ये जो मैंने p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn लिखे हैं, ये क्या है, दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी nth डिग्री की। इन जनरल लिखा है मैंने nth। अच्छा ये बताओ, अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 में, है ना, तो हम उसके कितने फैक्टर बना सकते हैं, एक ही। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो कितने फैक्टर बन, क्यूबिक दे रखी हो तो 3। तो अगर nth दे रखी है तो n बना सकती हूँ। यस। इस पूरी इक्वेशन को, ये जो मैंने लिखी है, ये अभी मैं जर्नल बता रही हूँ, बाद में क्वेश्चन लेके चलेंगे। इस पूरी इक्वेशन को आई कैन राइट इट लाइक p माइनस f1xy, p माइनस f2xy, कोई भी xy का फंक्शन आएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो इसीलिए मैंने यहाँ xy का फंक्शन लिखा है। ये मल्टीप्लीकेशन में है सारे, क्योंकि ये nth डिग्री है तो n तक जाएगा, इज इक्वल टू 0।
ये चीज क्लियर है? मैंने क्या किया, जितने डिग्री की इक्वेशन थी ना उसको ब्रेक करके फैक्टर्स में लिख लिया, उतने फैक्टर्स में। जैसे क्वाड्रेटिक को आप लिख देते हो ना फैक्टर्स में। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिखते हो ना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस nth डिग्री इक्वेशन, जो कि p में nth डिग्री इक्वेशन है, उसको ब्रेक करके n फैक्टर्स की प्रोडक्ट लिख ली। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 2, इस तरह से आप वैल्यूज निकालते हो। तो यहां पर क्या आएगा, p इज इक्वल टू f1 xy। यहां से क्या आएगा, p इज इक्वल टू f2 xy। जब आप हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी, देखो एंड सो p is equal to f1 xy, p is equal to f2 xy and so on, p is equal to fn xy। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, चले नेक्स्ट पेज पे। मैम ये लास्ट वाला लाइन मैम समझ में नहीं है। यहां तक क्लियर है? p माइनस f1 xy, p माइनस f2 xy एंड सो ऑन, p माइनस fn xy इज इक्वल टू 0। मैम p माइनस f1 xy कैसे लिखे हैं, ये थोड़ा सा। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक nth डिग्री में इक्वेशन दे रखी है, nth डिग्री में दे रखी है इक्वेशन। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी तो कितने फैक्टर बनेंगे? n बनेंगे। यस मैम। ठीक है, वो n फैक्टर, अब मैं उसको लिखती p माइनस ए, p माइनस बी, p माइनस सी, p माइनस डी एंड सो ऑन। वो ए बी सी डी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो p1 p2 p3 ये सब किसके फंक्शंस हैं, x और y। तो उन ए बी सी डी की जगह मैंने फंक्शन लिखे हैं, क्योंकि n फैक्टर है तो f1 से स्टार्ट करके fn तक लिख दिया। अब क्लियर है? ओके मैम। जैसे ये था बेटा, जैसे ये साइड में इक्वेशन लिखी है ना मैंने, ये क्वाड्रेटिक थी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो कितने फैक्टर बनेंगे? दो। क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए x माइनस कांस्टेंट आया। यहाँ कांस्टेंट नहीं है इसीलिए फंक्शन आया। यस मैम, क्लियर। अब क्लियर? तो ये आने के बाद अब मेरे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आया था, p इज इक्वल टू f1 xy। इसका क्या मतलब हुआ, dy बाय dx इज इक्वल टू f1 xy। यस मैम। इसको सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकल सकता है हमारे पास, यस मैम, है ना। मान लो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, इन जनरल लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है। उस सॉल्यूशन में x भी आएगा, y भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने स्मॉल c यूज कर लिया। ये ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल f यूज किया, यहाँ कैपिटल F यूज किया, क्योंकि अलग अलग फंक्शन होंगे ना, इंटीग्रेट करने के बाद तो फंक्शन बदल जाएगा। इसको सॉल्व करके आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये किस तरह की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की, और इसके हमने बहुत सारे मेथड किए हैं पहले, कोई भी मेथड लग सकता है, ये ध्यान रखना। ये किस तरह की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री भी 1 है, और इसके हमने बहुत सारे मेथड्स किए हैं, तो जो भी मेथड इस पे एप्लीकेबल होगा उससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा क्या था, p इज इक्वल टू f2 xy। p इज इक्वल टू f2 xy का मतलब क्या है, dy बाय dx, अगेन वही केस आ गया, f2 xy। यस मैम। तो इसको जब इंटीग्रेट करूंगी, ऑन इंटीग्रेटिंग, जब मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। आई विल गेट f2 xy c इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। लास्ट क्या था, fn xy, क्योंकि हमने p किसको डिनोट किया था, dy बाय dx। फिर से इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, और मान लो वो सॉल्यूशन क्या आएगा,
fn x y c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से ये n सॉल्यूशन आ गए, क्योंकि n फैक्टर्स थे। कितने सॉल्यूशन आ गए? n। तो अब हमारे ये सारे के सारे सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में कंप्लीट। ऑल दीज सॉल्यूशन विल कंट्रीब्यूट, और सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी f1 xyc into f2 xyc and so on fn xyc is equal to 0। ये आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी सॉल्यूशंस जितने भी आए हमारे पास, उन सब की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस मैम। मुझे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था जो किसी ने नहीं पूछा। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे एक्सपेक्टेड होता है ना कि तुम लोग मुझसे पूछोगे, तुम पूछते नहीं, मुझे खुद ही बताने पड़ते हैं। कोई भी नहीं पूछता है। लकी, लकी, यस मैम, यस ठीक है, मैम। ये क्लियर सारा कुछ? हाँ जी मैम, क्लियर है। नो क्वेश्चन अराइज। बस क्वेश्चन मैम स्टार्टिंग में ये था कि पी की वैल्यू इतनी सारी कैसे होगी? कौन सी पी की वैल्यू से? जितने डिग्री की इक्वेशन होगी ना, उतने फैक्टर्स बनेंगे, तो उतनी ही वैल्यू। अगर 2 डिग्री की होगी तो 2 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि मैं जनरल लेके चली थी n डिग्री की, तो n फैक्टर बनेंगे। हायर डिग्री की बात कर रहे हैं ना हम, तो जितनी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स बनेंगे। ओके मैम। चलो मैं पूछती हूँ। यहां मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिया, यहां भी c लिया, यहां भी c लिया, क्यों? Why not c1, c2, c3 and cn? बोलो। मैम मानव, मानव, यस मैम। बोलो, कुछ पूछा है मैंने? मैम रिपीट कर दोगे एक बारी? मैंने हर एक आवाज में सॉल्यूशन में जहां f1 xyc इज इक्वल टू 0, f2 xyc इज इक्वल टू 0 लिखा है, c ही क्यों लिया? c1, c2, c3, cn क्यों नहीं लिया? कांस्टेंट तो सेम ही होते हैं मैम। क्योंकि मैम जो होता है ये एक ही मतलब फंक्शन का फैक्टर है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है हमने? एन ऑर्डर का नहीं मैम, ऑर्डर वन है, वन है। और जब ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? सिंगल वन बस, वन। ठीक है। यस मैम। अगर अलग अलग लोगे तो बाद में कंपनसेट करके सिंगल दिखाना पड़ेगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, अब इस पे बेस्ड देखो। फॉर एग्जांपल इसी केस पे बेस्ड, बाद में दूसरे केस पे चलेंगे। dy बाय dx माइनस dx बाय dy इज इक्वल टू x बाय y माइनस y बाय x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ऑर्डर 1 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये dx बाय dy है। जब इसको रिवर्स, अगर इसको p लिखोगे तो इसको 1/p लिखा जाएगा, और जब एलसीएम लोगे तो p स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब डिग्री 1 से ज्यादा हो गई। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे?
पुट dy by dx इज इक्वल टू p। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन 1 इज p minus 1 upon p is equal to x upon y minus y upon x, which implies, ले ले एलसीएम। मैम अगर हम dx by dy को p पुट करेंगे, dy by dx को नहीं अगर हम dx by dy को करते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज जाएंगे। हाँ हाँ, फिर वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो इन जनरली हम जो जनरल नोटेशन लेके चलते हैं p, वो dy by dx की लेके चलते हैं। अगर कहीं पर भी dx by dy आ रहा है तो वो 1 upon p हो जाएगा। वो तो फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल जाएंगे ना। पर इन जनरल हम लोग हमेशा y एज अ फंक्शन ऑफ x लेके चलते हैं ना, तो इसलिए हम dy by dx को किससे डिनोट करते हैं? p से, और dx by dy को 1 upon p से। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। क्योंकि इक्वालिटी का साइन था तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसको अभी हम थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। क्या थी मेरे पास? ये फिर से लिखते हैं, p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। सारी की सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ। p स्क्वायर माइनस p x बाय वाई माइनस y बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, प्लस p y बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है ये बताओगे? क्वाड्रेटिक इन p? यस मैम। 2 डिग्री इक्वेशन इन p हो गई ना, या क्वाड्रेटिक इन p हो गया। तो कितने फैक्टर्स बन जाएंगे? 2। अब आपकी मर्जी है, अगर फैक्टर बन रहे हैं इजीली तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो मेथड किया था ना कि आपको याद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो x कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और मान लो एक वैल्यू को अल्फा से डिनोट कर दिया, एक को बीटा से, तो इसको कैसे लिखा जाता है फिर? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस तरह से अगर तो इजीली हमारे फैक्टर बन रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहे हो तो इस मेथड से निकालोगे। अभी तो p की फॉर्म में या हमें p की वैल्यू निकालनी है, वो तो बाद की बात है कि हम p को वापस dy by dx रखेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको हम कर सकते हैं क्या फैक्टराइज? देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ? p कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा p माइनस एक्स बाय वाई। अगले में से क्या कॉमन लूं? 1। y by x। फिर फायदा क्या होगा? अच्छा चलो होगा, y बाय एक्स ले लिया, कैसे? फिर यहाँ क्या आएगा? p माइनस एक्स बाय वाई। क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही आएगा, देखो है ना। इन दोनों में से मैंने y बाय एक्स कॉमन ले लिया अगर, तो y बाय एक्स कॉमन लूंगी तो यहाँ तो p, यहाँ तो 1 था, y बाय एक्स आ गया तो क्या बच गया? 1 को इससे डिवाइड कर दो तो x अपॉन वाई बच गया। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो y से y कट के और x से x कट के 1 ही बचेगा। क्या आ गया? p माइनस एक्स बाय वाई, p प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0। बन गए दो फैक्टर? यस मैम। अब अगर ये दो फैक्टर बन गए तो इसका मतलब p माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0, p प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0। यही होता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी p मैम। इज इक्वल टू, हाँ जी, p इज टू इक्वल एक्स टू बाय एक्स। वाई। हाँ, p क्या था? dy बाय dx, dy बाय dx। कैसे करें? वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है?
वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, और यहां से क्या आएगा, माइनस का 1/y dy इज इक्वल टू 1/x dx, यही आएगा ना? ठीक है। ऑन Yes, ma'am. integrating what will you get? On integrating what will you get? y square by 2 is equal to x square by 2 plus c, एक तो ये हो गया। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट विल यू गेट? माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स Log x. प्लस लॉग सी ले लो, क्योंकि सारा लॉग में है तो इसको भी लॉग में ले लिया। ठीक है, क्या आ जाएगा करके देख लो इसको। वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी एक्स हो गया, ये माइनस पावर में चला गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। क्या बनेगा? लॉग y की पावर -1 इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, तो यहां से सी एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर -1 या सी एक्स इज इक्वल टू 1/y या सी एक्स माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। एक ही हो गया, और दूसरा इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c। ये दो सॉल्यूशन आ गए, एक ये और एक ये। तो अब सॉल्यूशन क्या बनेगा? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? ये दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is what? Y square minus x square minus 2c into cx minus 1/y is equal to 0। ये आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, ma'am. मैम एक बार जब फैक्टर बनाए उसे रिपीट कर दो। कहाँ से बोलो? जब फैक्टर्स बनाए थे इसके, फैक्टर कैसे बनाए इसके? ये एक क्वाड्रेटिक है। यस मैम। क्वाड्रेटिक है तो मैंने इसमें इसको सिर्फ, अगर आपसे इस तरह से नहीं बन रहे तो इस तरह से निकाल लो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, इन दोनों में से p कॉमन ले लिया, अंदर p माइनस एक्स बाय वाई बच गया। और इन दोनों में से, क्योंकि देखो p तो मुझे चाहिए, अगले फैक्टर में p तो आ रहा है, तो p तो अंदर रहने दो, y बाय एक्स कॉमन ले लिया। y बाय, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस पूरी टर्म को p y बाय एक्स माइनस y बाय एक्स इंटू एक्स बाय वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1 को मैंने कैसे लिखा, y बाय एक्स इंटू एक्स बाय वाई। ठीक है, लिख सकते हैं। यस मैम। तो बस अब इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, y बाय एक्स, तो अंदर क्या बच गया, p माइनस एक्स बाय वाई। अब ये दोनों फैक्टर सेम है तो ये कॉमन आ गया, अंदर बच गया p प्लस वाई बाय एक्स। तो अब एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया, दोनों को सॉल्व करके अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लिया। क्लियर? पूछना किसी को कुछ? एक एग्जांपल और लेंगे और अगला मेथड फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट होंगे शायद उससे क्लियर हो जाए। चले नेक्स्ट पेज पे। Yes, ma'am. देखो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। अब p की फॉर्म में ही दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, बनानी नहीं पड़ी आपको, बनी हुई है।
कितने ऑर्डर की है और कितनी डिग्री है? ऑर्डर 1 डिग्री 3 यस, P क्या है यहाँ पर? P इज dy बाई dx। dy बाई dx। ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 है। क्या करेंगे? क्यूबिक आ गई, क्यूबिक आ गई तो कितने फैक्टर बनेंगे? 3। देखो P तो सब में कॉमन एक तो P आ गया कॉमन, क्योंकि लास्ट तक P है ना। अगर मैं P कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है बताना? P स्क्वायर प्लस 2xp माइनस वाई स्क्वायर P माइनस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। यस। ठीक है, अब करना जरा इस पूरे पोर्शन को सॉल्व। क्या बनेगा, क्या फैक्टर्स बनेंगे? फर्स्ट वाला में एक तो p कॉमन ले लूं। एक तो P बन गया, इन दोनों में से P एक- कॉमन ले लिया, अंदर बन गया P प्लस 2x। अगले में से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया P प्लस 2x इज इक्वल टू 0। फिर ये कॉमन आ गया तो ये हो गया P इंटू P प्लस 2x और P माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बन गए तीन फैक्टर्स बन गए। यस मैम। इसका मतलब P इज इक्वल टू 0, P प्लस 2x इज इक्वल टू 0, P माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? यस मैम। अब बारी बारी से 3 सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर बाद में कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे। P इज इक्वल टू 0 मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 0, मतलब dy इज इक्वल टू dx। On integrating, what will you get? dy का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ x थोड़ी आएगा, dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट विल यू गेट? अगर यहाँ 1 होता तो dy इक्वल टू dx होता ना। ऑन इंटीग्रेटिंग y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c। एक तो ये आ गया, दूसरा क्या था? P प्लस 2x इज इक्वल टू 0, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x, dy is equal to minus 2x dx। On integrating what will you get? ये वाला इंटीग्रेशन तो सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है। dy का इंटीग्रेशन y, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 बट विद नेगेटिव साइन आ जाएगा प्लस c। यहां से क्या आ गया? y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। दो गए। थर्ड, P minus y square is equal to 0, dy by dx is equal to y square, 1 upon y square। फिर से वेरिएबल सेपरेबल कर दे। Now on integrating what will you get? 1 upon y square का इंटीग्रेशन बोलो। -1 by y। माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक ही आ गया, तीनों आ गए। अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तीनों का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, y माइनस सी, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, and this will be the general solution of the given differential equation. Is it clear?